नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा के अंदर हमने पढ़ा था बाल्यावस्था को। हमने बाल्यावस्था को कंप्लीट पढ़ लिया था। हमने अब तक बाल विकास की तीन अवस्थाओं को पढ़ लिया। सबसे पहले हमने बात की थी बाल विकास की अवस्था गर्भावस्था को, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एक भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, एक बीज का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा शेष अवस्था को, यानी कि बालक के जन्म के बाद जो पहली अवस्था होती है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, शेष अवस्था कहते हैं। और शेष अवस्था के बाद हमने पढ़ा बाल्यावस्था को। किसको पढ़ा? हमने बाल्यावस्था को पढ़ा। और आज हम जिस अवस्था की बात करने वाले हैं वो अवस्था है हमारी किशोरावस्था। एक महत्वपूर्ण अवस्था है हमारी बाल विकास की और अंतिम अवस्था मानी जाती है ये हमारे बाल विकास की। यानी कि जो हमारा बाल विकास है ना, वो गर्भावस्था से शुरू होकर कब तक चलता है, हमारा किशोरावस्था तक चलता है। और किशोरावस्था के बाद जो अवस्था चलती है उसे युवावस्था कहा जाता है, जो विकासात्मक अवस्था विकासात्मक मनोविज्ञान में पढ़ी जाती है। तो बाल विकास के अंतर्गत इन चार अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। और चार अवस्थाओं में हमने तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया। तीनों अवस्थाओं के हमने सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास को हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे किशोरावस्था की। तो देखते हैं। देखिए किशोरावस्था की जब हम बात करते हैं तो इस अवस्था, देखिए बाल्यावस्था को जब हमने पढ़ा तो वो समाज, मैंने बाल्यावस्था के लिए क्या कहा कि ये समाज की अवस्था है। और इस अवस्था के अंदर क्या हो जाता है, हमारा समाज का जो दायरा है ना वो बड़ा हो जाता है। समाज का दायरा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं समाज का दायरा इसमें बड़ा। पहली बात तो ये। अब मैं बात करूंगा इसके उपनाम की। तो देखिए किशोरावस्था की जब उपनाम की हम बात करते हैं तो इसके क्या क्या उपनाम हो सकते हैं हम, और किन किन नामों से किशोरावस्था को व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसका जो उपनाम है वह है, हम इसे कहते हैं स्वर्ण काल की अवस्था। कौन सी कहते हैं? स्वर्ण काल, या हम इसे कहते हैं बसंत ऋतु की अवस्था। स्वर्ण काल या बसंत ऋतु की अवस्था इसे कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल या बसंत ऋतु का मतलब ये अवस्था एक बच्चे के लिए, एक बालक के लिए बहुत ही ज्यादा, एक किशोर के लिए, किशोरी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। बसंत ऋतु इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत एक बालक और एक बालिका के उत्साह में क्या रहती है, वृद्धि रहती है। जिस तरह से बसंत ऋतु के अंदर हमारे चारों तरफ हरियाली रहती है, नए फूलों का आगमन उसमें होता है, पेड़ों पे हमें नए नए पत्ते नजर आने लग जाते हैं, हरियाली चारों तरफ हमें नजर आने लग जाती है। उसी तरीके से किशोरावस्था के अंदर एक किशोर और एक किशोरी के जीवन के अंदर हरियाली भरने वाली ये अवस्था होती है, जिसे हम बोलते हैं किशोरावस्था। और किशोरावस्था को हम बसंत ऋतु और स्वर्ण काल की अवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे बोलते हैं दिव्य स्वप्नों की अवस्था। क्या बोलते हैं हम इसे? दिव्य स्वप्नों की अवस्था। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में एक किशोर या एक किशोरी अपने जीवन को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर बहुत से क्या देखते हैं, सपने देखते हैं। इस अवस्था के अंदर एक बालक और एक बालिका जो होते हैं वो सपनों की दुनिया में ज्यादा रहते हैं। वो जागते, उठते, बैठते, सारे टाइम उनका क्या रहता है, सपने देखने का उनका काम होता है। यानी कि इस अवस्था में एक किशोर व किशोरी स्वप्नों की उनमें क्या रहती है, अधिकता रहती है। इस कारण इसे कहा जाता है दिव्य स्वप्नों की अवस्था, इसे कहा जाता है। और इसे हम कहते हैं तूफान व संघर्ष की अवस्था। लेकिन तूफान व संघर्ष की अवस्था कहने का तात्पर्य क्या है? इस अवस्था के अंतर्गत एक किशोर व किशोरी के जीवन में क्या रहते हैं, तूफान रहते हैं, संघर्ष की अवस्था रहती है। उनका संघर्ष किसके साथ रहता है? अपने ही सगे संबंधियों और अपने ही परिवार के लोगों के साथ में और समाज के लोगों के साथ में। समाज के लोगों के साथ में, समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्त करने के लिए वो क्या करते हैं, लोगों के साथ में संघर्ष करते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि समाज में उनकी भूमिका क्या है, लोग उन्हें समझदार समझते हैं, ना समझते हैं।
इस तरह की भूमिका को व्यक्त करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, समाज के साथ में और अपने परिवार के साथ में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। तूफान की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में एक बालक के मस्तिष्क में अनेकों प्रकार के बवंडर बने रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वो खुद से हर 1 मिनट, हर 2 मिनट में उसके मस्तिष्क के अंदर अनेकों सारे क्या आते हैं, विचार आते हैं, और इन विचारों को ही तूफान के नाम से यहाँ पे व्यक्त किया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा इसे कहते हैं जीवन का कठिन काल। क्या कहते हैं इसे, जीवन का कठिन काल। देखिए सबसे ज्यादा संक्रमण की अवस्था होती है। इस अवस्था के अंदर वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एक बालक और बालिका के जीवन में, एक किशोर और किशोरी के जीवन के अंदर। अगर उन्हें स्वच्छ और एकदम अच्छा वातावरण उन्हें प्राप्त होता है तो इस अवस्था में वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। परंतु वातावरण अगर सही नहीं है उनका, तो उस अवस्था के अंदर उनके अंदर क्या रहेगा, संघर्ष रहेगा और वो किसी गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। तो इसीलिए ये कठिन काल होता है। इस अवस्था में बालक को यह नहीं समझ में आता उसे करना क्या है, उसे जीवन में करना क्या है, ये उसे नहीं समझ पाता वो जल्दी से। उसके हर एक, मैंने कहा ना कि इस अवस्था में संघर्ष रहता है, उनके मस्तिष्क में संघर्ष रहता है, विचारों का तूफान बना रहेगा। अनेक प्रकार के विचार आएंगे पर उन विचारों को अपने जीवन में वो ढाल नहीं पाएगा, अपने जीवन में वो शामिल नहीं कर पाएगा, या उन विचारों के आधार पर अपने व्यक्तित्व को नहीं चला सकता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस संघर्ष के आधार पर, यानी कि मस्तिष्क में आए उन विचारों के आधार पर वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं हम जीवन का कठिन काल, और इसे हम कहते हैं कल्पना बाहुल्य की अवस्था। क्या कहते हैं इसे, कल्पना बाहुल्य की अवस्था। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक किशोर व किशोरी जो होते हैं वो इस अवस्था के अंदर सबसे सर्वाधिक क्या करते हैं, कल्पनाएं करते हैं। वास्तविकता में नहीं होती है, यथार्थवाद का 1% उनके अंदर नहीं है। यथार्थवाद हमें उनमें नजर नहीं आएगा, केवल और केवल हमें क्या नजर आएगा, कल्पनाएं नजर आएगी। केवल और केवल वो क्या करेंगे, बहुत सारी कल्पनाएं करेंगे, कल्पनाओं के अंदर ही वो बहुत कुछ बन जाते हैं। ठीक है ना। इसीलिए इसे कहते हैं कल्पना बाहुल्य, यानी कल्पना की बहुत ज्यादा अधिकता इस अवस्था के अंदर हमें नजर आती है। ठीक है ना। इसे वयसंधि काल भी कहते हैं, इसे वयसंधि काल भी कहते हैं, इसे वयसंधि काल भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे टीन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीन एज। देखिए जो टीन एज होती है ना, वो 13 से लेकर 19 वर्ष तक की जो आयु होती है ना हमारी, उसे हम क्या कहते हैं, टीन एज कहते हैं। क्या कहते हैं, 13 से 19 वर्ष के तक की आयु को हम क्या कहते हैं, टीन एज कहते हैं। और इस अवस्था में हमें इसे और क्या कहते हैं, इसे चहुमुखी विकास की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, चहुमुखी विकास की अवस्था। चहुमुखी विकास की अवस्था। देखिए चहुमुखी विकास यानी कि चारों तरह से हमारा क्या होता है, विकास होता है। हमारा शारीरिक विकास भी तीव्र होगा, सामाजिक विकास भी तीव्र होगा, संवेगात्मक विकास भी तीव्र होगा और मानसिक विकास भी तीव्र होगा इस अवस्था के अंदर। इसीलिए इसे कहा जाता है चहुमुखी विकास की अवस्था। ये तो हुए इसके उपनाम। अब बात करते हैं इसके थोड़े से इस किशोरावस्था के इतिहास के बारे में कि इस किशोरावस्था की ऊपर अध्ययन जो है वो कहां से शुरू हुआ। तो देखिए जब हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो उसके ऊपर सर्वप्रथम जो चर्चा हुई थी ना, यानी कि किशोरावस्था के ऊपर सर्वप्रथम जो चर्चा की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, हेडो कमेटी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, हेडो कमेटी। ये जो हेडो कमेटी थी ना वो कहां की थी, यूके की थी, यूनाइटेड किंगडम की थी। कहां की थी, यूके की थी। परंतु इसके ऊपर विचार जो सबसे पहले, यानी कि चर्चा तो किसने की, सर्वप्रथम हेडो कमेटी ने की थी, परंतु इसके ऊपर जो अध्ययन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया था। देखिए स्टैनले हॉल ही वो पहला व्यक्ति था, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ही वो पहला व्यक्ति था जिसने 1904 के अंदर, क्या 1904 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था एडोलसेंस। क्या था, एडोलसेंस। इस
एडोलसेंस पुस्तक के आधार पर इसने किशोरावस्था का अपनी इस पुस्तक के अंदर क्या किया था, वर्णन किया था। क्या किया था, वर्णन किया था। और इस पुस्तक के अंदर वर्णन करने के कारण ही किशोरों का जो लेखक था ना, किशोरों का लेखक, वो किसे कहा जाता है, स्टैनले हॉल को कहा जाता है। इस एडोलसेंस पुस्तक लिखने के कारण ही स्टैनले हॉल को किशोरों का लेखक कहा जाता है, या किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक भी इसे कहा जाता है। आई बात समझ में कि सबसे पहले इसके ऊपर जो चर्चा प्रारंभ की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, हेडो कमेटी के द्वारा की गई थी, जो कहां की थी, यूके की थी। ठीक है ना। उसके बाद 1904 में स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस नामक एक पुस्तक के अंदर किशोरावस्था के ऊपर संपूर्ण रूप से क्या किया, अध्ययन किया। इसीलिए इसे कहा जाता है किशोरों का लेखक और किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, जनक कहा जाता है। और इस अवस्था में और हम इसे क्या कहते हैं, इसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। किशोरावस्था को एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं। एज ऑफ ब्यूटी कहने का मतलब कि किशोर व किशोरी अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं इस अवस्था के अंदर, यानी कि वो समाज में सबसे सुंदर दिखना पसंद करते हैं, सबसे सुंदर दिखना चाहते हैं। इसलिए अपनी सुंदरता के ऊपर सर्वाधिक ध्यान देने वाली जो अवस्था होती है इसे किशोरावस्था कहा जाता है। इसीलिए इसको एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। और इसे हम कहते हैं, इसे और हम क्या कह सकते हैं, तो किशोरावस्था को आत्मसम्मान, आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था कहते हैं। आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की अवस्था भी कहा जाता है। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है ना, एक किशोर व किशोरी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट इस अवस्था में सर्वाधिक देखने को मिलती है। कोई भी कुछ भी कह दे, उन्हें ये लगेगा ये हमारी क्या है, इंसल्ट है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाया गया है इस व्यक्ति के द्वारा। तो किसी से कुछ भी सुनना वो पसंद नहीं करते, कोई रोक टोक वो नहीं चाहते। वो चाहते कि उन्हें इस वातावरण के अंदर खुला छोड़ दिया जाए और वो अपने अनुसार, अपने मस्तिष्क के विचारों के अनुसार ही कार्य करे। तो ऐसा इस अवस्था के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना होती है। समाज के द्वारा अगर उन्हें नकार दिया जाए तो वो किसी भी गलत काम को करने के लिए क्या हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। और आत्मस्वीकृति, अपने मस्तिष्क के विचारों को मानना ही उनकी क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस अवस्था में नजर आती है। और इस अवस्था को हम अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अमूर्त चिंतन की अवस्था। देखिए, जब हमने शेषावस्था को पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि शेषावस्था में बालक कोई भी चिंतन नहीं करता है। क्या करता है, कोई भी चिंतन नहीं करता। शेषावस्था में केवल और केवल क्या होती है, गामक क्रियाएं होती है। गामक क्रियाओं का मतलब शारीरिक क्रिया होती है, जिसके अंदर हमारे शरीर के अंगों का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। परंतु जैसे ही हम किसमें पहुंचते हैं, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में जैसे ही हम गए तो बालक ने क्या यहाँ पे मूर्त चिंतन प्रारंभ कर दिया, यानी कि किसी वस्तु को प्रत्यक्ष अपने सामने पाकर, प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को देखकर ही वो उसके बारे में ज्ञान ग्रहण करता था। परंतु इस किशोरावस्था के अंदर बालक जो है वो अमूर्त चिंतन भी करने लगा। देखिए, इस अवस्था में मैंने क्या कहा, दिव्य स्वप्नों की अवस्था। और सपने क्या होते हैं, अमूर्त चिंतन का ही हिस्सा होते हैं। देखिए, किसी चीज के बारे में हम सोच रहे हैं और वो चीज हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं, तो वो कौन सा चिंतन कहलाएगा, अमूर्त चिंतन कहलाएगा। और बालक जो है किशोरावस्था में वो ऐसा ही चिंतन करता है, यानी कि उसके सामने बहुत सी चीजें नहीं होती है, फिर भी वो उनके बारे में सोच रहा होता है, विचार कर रहा होता है। ठीक है ना, उनके बारे में सीख भी रहा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था इसे कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि स्टैनले हॉल का एक कथन है। देखिए, स्टैनले हॉल का एक कथन है, हमें याद रखना है। किसका, स्टैनले हॉल। देखिए, किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है स्टैनले हॉल को। तो स्टैनले हॉल का कथन भी हमें याद होना जरूरी है इस अवस्था को लेकर। ठीक है, स्टैनले हॉल ने क्या कहा,
स्टैनले हॉल के अनुसार क्या था? किशोरावस्था एक नया जन्म है। क्या है? किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है। क्या है? एक नया जन्म है। और इस अवस्था के अंदर और क्या कहा स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था की? इससे अपने कथन के अंदर कहा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर व श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का दर्शन होता है। क्योंकि इसी में उच्चतर व श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का दर्शन होता है। क्या कहा कि स्टैनले हॉल ने कहा कि ये जो किशोरावस्था है वो हमारा क्या है? एक नया जन्म है। जिस अवस्था के अंदर एक मानव के उच्चतम और श्रेष्ठतम व्यक्तित्व के बारे में हमें पता लगता है, यानी कि वो मानव जीवन में उसके समाज में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है और समाज में वो कौन से पद पर आसीन होगा, इस सब चीजों के बारे में हमें क्या नॉलेज मिलता है? किस अवस्था में पता लगता है? किशोरावस्था में पता लगता है। ठीक है ना? तो ये बात हुई किशोरावस्था के बारे में नॉर्मल जो हमने बात की। ठीक है ना? क्योंकि देखिए जब हम शैशवावस्था को हमने जब पढ़ा तो शैशवावस्था के अंदर क्या हुआ? शारीरिक क्रियाएं हुई। केवल बालक जो था वो किसके ऊपर निर्भर था? अपने माता पिता पर निर्भर था। किसके ऊपर? अपने माता पिता पर निर्भर था। पोषण के लिए किस पर निर्भर था? माता पिता से। परंतु जैसे ही वो बाल्यावस्था में आता है तो बाल्यावस्था में देखिए इस शैशवावस्था के अंदर अगर हम बात करें तो शैशवावस्था में बालक जो होता है वो अपने परिवार से संबंधित, परिवार से जुड़ा हुआ होता है। और बाल्यावस्था में बालक जो है वो समाज में प्रवेश शुरू करता है अपना, यानी कि सामाजिकता के लक्षण उसमें नजर आने लग जाते हैं। परंतु जो संपूर्ण रूप से समाज के साथ में जुड़ता है बालक, वो किस में जुड़ता है? किशोरावस्था के अंदर। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सामाजिकता जो पूर्ण होती है वो किस अवस्था के अंतर्गत होती है? किशोरावस्था के अंतर्गत। ठीक है ना? क्योंकि हम समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने लगते हैं किस अवस्था के अंतर्गत? किशोरावस्था के अंतर्गत। ठीक है ना? तो ये हुई सामान्य बातें जो किशोरावस्था को लेकर है, जिसमें हमने कुछ उपनाम पढ़े और कुछ हमने ये पढ़ा कि किशोरावस्था के ऊपर सबसे पहले जो चर्चा की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? हेडोक कमेटी के द्वारा की गई थी। और 1904 में स्टैनले हॉल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एडोलसेंस। और एडोलसेंस पुस्तक के अंदर इसने वर्णन किया था किशोरावस्था का, इसीलिए इसे किशोरों का लेखक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? किशोरों का लेखक भी हम इसे कहते हैं। अब बात करेंगे हम किशोरावस्था के शारीरिक विकास की। क्या बात करेंगे हम? किशोरावस्था के शारीरिक विकास की बात करेंगे। देखिए जब हम किशोरावस्था के शारीरिक विकास की, हमने अभी तक सभी अवस्थाओं के शारीरिक विकास की बात करी, तो किशोरावस्था के शारीरिक विकास की जब हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले जब हम शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो किशोरावस्था के अंदर शारीरिक विकास के अंदर क्या होता है कि इस अवस्था में बालक में तीव्र रूप से क्या मिलते हैं? हमें शारीरिक लक्षण, शारीरिक परिवर्तन हमें नजर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के अंतर्गत, किशोरावस्था के अंतर्गत सर्वाधिक तीव्र गति से क्या होते हैं? शारीरिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं जैसे ही इस अवस्था की शुरुआत होती है। देखिए जब हमने बाल्यावस्था को पढ़ा तो बाल्यावस्था के अंतिम समय को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था। किसने? रोस महोदय ने। क्या कहा था? मिथ्या परिपक्वता। यानी कि इसमें अंतिम बाल्यावस्था के अंतिम समय में क्या होता है कि जो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है वो क्या हो जाता है? एकदम बिल्कुल धीमी गति का हो जाता है या रुक जाता है। परंतु जैसे ही हम किशोरावस्था में प्रवेश करते ही हमारे अंदर बहुत सारे यौन लक्षण हमें नजर आने लग जाते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, यौन लक्षणों का प्रारंभ होना। तो ये सभी लक्षण जो है हमें किशोरावस्था में हमें नजर आने लग जाते हैं अचानक से।
इसीलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है। क्या होता है? बहुत ही तीव्र गति से होता है। और इसी अवस्था के अंतर्गत हमारा शारीरिक विकास लगभग क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास हमारा पूर्ण हो जाता है, कि जितना शारीरिक विकास होना होता है उतना लगभग हमारा इस अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है ना? हम शारीरिक विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं इस अवस्था के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम शारीरिक विकास में हम बात करेंगे लंबाई की। किसकी बात करेंगे? लंबाई की। तो देखिए, जब हम लंबाई की बात करते हैं इससे शारीरिक विकास के अंदर तो हम पाते हैं कि किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। देखना, कभी आपने देखा भी होगा और खुद के साथ महसूस भी किया होगा। आप जब बाल्यावस्था में थे, यानी कि 10 या 11 साल के थे ना, तो आपकी जो हाइट थी, और उसके बाद देखिए, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को, किसी बालक को या किसी हमारे परिवार के अंदर एक ऐसे बच्चे को हमने करीबन 10-12 साल की उम्र में देखा, कभी फिर हमने 5 साल उसे देखा नहीं, 2-3 साल हमने उसको देखा नहीं, और फिर अचानक जब हमारे सामने वो आता है तो हम देखते हैं अरे इतना बड़ा हो गया। तो वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि बाल्यावस्था के अंदर हमारा जो विकास था वो बहुत धीमी गति से हो रहा था, और जैसे ही उसने किशोरावस्था को ग्रहण किया, किशोरावस्था ग्रहण करते विकास जो उसकी लंबाई जो है वो अचानक तीव्र गति से बढ़ी, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है बालक और बालिका इस अवस्था के अंतर्गत। ठीक है ना? तो इस अवस्था के अंदर बात करें तो बालिकाएं प्राय 16 वर्ष की आयु और बालक करीबन 18 वर्ष की आयु तक, बालिकाएं जो है ना, बालिकाएं करीबन 16 वर्ष और बालक जो है ना वो 18 वर्ष की उम्र में अधिकतम लंबाई को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं, लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि बालिकाओं में विकास कैसा जल्दी होगा? देखिए, अगर यौन लक्षणों की भी अगर हम बात करें तो बालिकाओं में यौन लक्षण जो है वो पहले आते हैं और लड़कों में यौन लक्षण बाद में नजर आने लगते हैं। और लंबाई के अंदर, शारीरिक विकास के अंदर भी क्या होता है? ऐसा ही होता है। बालिकाएं 16 वर्ष में अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है, और बालक जो होते हैं वो 18 वर्ष में जाकर अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। सेम एज होंगे, सेम एज के आपने बालक देखे, या बालक और बालिकाएं आपने देखी होंगी। तो बालिकाएं जो लड़कियां वो है लड़कों से लंबी नजर आती है। यही कारण है कि क्योंकि बालिकाओं में जो लंबाई है वो सर्वाधिक गति से बढ़ती है किशोरावस्था के अंदर। 16 वर्ष तक की उम्र में वो अधिकतम लंबी, इसीलिए लड़के जो है वो कम उम्र, अपनी उम्र जो है वो नहीं दिखा पाते जल्दी, क्योंकि 18 वर्ष 19 वर्ष की आयु तक जाकर उनकी उम्र हमें नजर आने लगती है, उनकी लंबाई हमें नजर आने लगती है, अधिकतम लंबाई। और बालिकाओं की लंबाई पहले होने के कारण हमें ये लगता है कि इसकी एज क्या है, यही कारण है और कुछ नहीं है लंबाई का। ठीक है ना? इसके अलावा हम बात करें ठीक है ना, तो किशोरावस्था के जब अंतिम समय में जब हम पहुंचते हैं तो बालकों की जो लंबाई है ना वो बालिकाओं से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये याद रखना, ठीक है? बालिकाओं की लंबाई बालकों से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब हम बात करेंगे भार की। किसकी बात करेंगे? भार, वजन। ठीक है ना? भार, वेट की हम बात करेंगे। तो 14 वर्ष तक लड़कियों का विकास लड़कों से क्या होता है? तीव्र होता है। जो लड़कों 14 वर्ष तक होता है ना, जो वय संधि काल जिसे हम बोलते हैं, वय संधि काल, ये जो वय संधि काल है, इस वय संधि काल के अंदर लड़कियों का विकास जो होता है ना वो बहुत तीव्र गति से होगा। 14 वर्ष की आयु तक जो होता है लड़कियों का विकास कैसा होता है? लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा कैसा होता है? ज्यादा होता है, अपेक्षा ज्यादा होता है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है, ठीक है ना? इस अवस्था के अंत में देखिए, जब हम बात करेंगे इस अवस्था में विकास लड़कों से क्या होता है? तीव्र होता है, परंतु किशोरावस्था की समाप्ति, शुरुआत की बात करें 14 वर्ष के अंदर शुरुआत है इस अवस्था की, यानी कि वय संधि काल चल रहा है, वय संधि काल का अंत हुआ है। परंतु जैसे जैसे हम किशोरावस्था के अंदर आगे बढ़ते हैं, परंतु किशोरावस्था की समाप्ति हो जाने के बाद में लड़के लड़कियों की से लंबे व भारी हो जाते हैं। लड़के जो है वो लड़के लड़कियों की अपेक्षा क्या हो जाते हैं? भारी हो जाते हैं और लंबे भी हो जाते हैं। ठीक है? किशोरावस्था की शुरुआत की अगर मैं बात करूं
तो शुरुआत में हमेशा क्या रहेगा, लड़कियों का विकास ज्यादा रहेगा, परंतु जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे और किशोरावस्था के अंतिम समय में पहुंचेंगे तो लड़कियों का विकास जो है वो कम हो जाता है और लड़कों का विकास हमें ज्यादा नजर आने लग जाता है। ठीक है ना। तो ये कारण है लड़के और लड़कियों के विकास में भार और लंबाई के कारण। और हम ये कह सकते हैं कि जब इस अवस्था का अंत होता है तो 4 से लेकर 5 किलोग्राम वजन क्या होता है लड़कों का, लड़कियों के वजन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये याद रखना, ये बात प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 से 5 किलोग्राम वजन क्या होगा, लड़कों का ज्यादा होगा लड़कियों के भार की अपेक्षा। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद मैं बात करूंगा सिर व मस्तिष्क का। सिर व मस्तिष्क, सिर व मस्तिष्क की जब हम बात करेंगे, सिर व मस्तिष्क की जब मैं बात करता हूं तो 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क क्या हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। 16 वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता। देखिए जब हमने शेषावस्था को पढ़ा था तो करीब हमारा 90% जो मस्तिष्क था ना उस शेषावस्था में ही क्या हो गया, विकसित हो गया। बाल्यावस्था में कोई मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, परंतु शेषावस्था के अंतर्गत शेषावस्था में एक बालक, देखिए जब बालक जन्म लेता है ना तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बालक का मस्तिष्क एकदम खाली होगा, खाली कुछ नहीं होता है उसके अंदर। बालक जन्म के साथ में मस्तिष्क का विकास लेकर आता है और शेषावस्था के अंत तक जाते जाते करीब 90% विकास उसके मस्तिष्क का हो जाता है। ठीक है, मस्तिष्क का विकास हो जाता है और जैसे ही हम 16 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, 16 वर्ष की आयु में इसका 100% विकास जो है वो पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, 100% विकास पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। तो इस अवस्था के अंदर देखिए सर्वाधिक विकास, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था के अंदर होता है तो वो शेष अवस्था में होता है। वो तीव्र गति से होगा। क्या होगा, तीव्र गति से। शेष अवस्था में तीव्र गति से हमारे क्या हो जाता है, मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90% तक। और किशोरावस्था में आने के बाद 16 वर्ष तक तो ये पूर्ण विकसित होता है। ठीक है ना, 100% पूरा होगा कब, 16 वर्ष तक की आयु में। अब बात आपको ये याद रखनी है कि 16 वर्ष में तो ये कंप्लीट हो रहा है और किशोरावस्था के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था जब तक चलती है हमारे मस्तिष्क का विकास भी इसके साथ साथ चलता रहता है, परंतु ये जो विकास चलेगा वो बिल्कुल मंद गति से चलेगा। कैसा चलेगा, मंद गति से। यानी कि किशोरावस्था के टाइम पीरियड के अंदर केवल और केवल मस्तिष्क का 10% विकास ही होना होता है। 90% तो हम पहले ही कर चुके हैं कंप्लीट। तो 10% विकास इस किशोरावस्था के पूर्ण समाप्ति तक होता है हमारा इसका मस्तिष्क का विकास। और जब किशोरावस्था को हम कंप्लीट यानी कि कंप्लीट जो संपूर्ण विकसित मस्तिष्क का जो भार होता है ना, अगर आपसे पूछा जाए तो कंप्लीट विकसित मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम, हम ये कह सकते हैं 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक का होता है हमारा मस्तिष्क। तो कई जगह पे ये कितना लिखा होता है, 1250 से लेकर 1450। और लड़कियों के अंदर जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1350 ग्राम होता है। कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। और लड़कों के अंदर 1450। और कई जगह पे 1400 भी, कई बुकों में 1400 लिखा हुआ है और कई बुकों में 1450। तो आपको याद दोनों ही रखने हैं, 1400 भी और 1450। और लड़कियों के अंदर जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1350 होता है ग्राम। ग्राम में होता है वजन, क्या होता है, ग्राम में। तो हम इसे 1 किलो 350 ग्राम भी कह सकते हैं, 1 किलो 400 ग्राम भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात हमें याद रखनी है, मस्तिष्क का भार होता है। उसके बाद जब मैं बात करूं हड्डियों की, इसकी बात करूं हड्डियों की, ठीक है। हड्डियां जो है इस अवस्था के अंदर हमारा क्या है, हमारी अस्थिकरण की अवस्था क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। किसकी, अस्थिकरण की अवस्था जो है वो
प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। इस अवस्था में हड्डियों में लचीलापन समाप्त हो जाता है और हड्डियां कैसी हो जाएगी, कठोर हो जाती है। हड्डियां जो होती है वो कठोर हो जाती है, क्योंकि हमारा शेष अवस्था और बाल्यावस्था में हड्डियां जो होती है वो लचीली होती है। क्या होती है, लचीली होती है। परंतु जो कठोरता है वो कब आती है, हमारी किशोरावस्था में हड्डियों के अंदर क्या आ जाती है, कठोरता। कारण क्या है, कठोरता आने का कारण क्या है, क्योंकि इस अवस्था में हड्डियों का विकास क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो देखिए जब हमने शेषावस्था को पढ़ा था तो उसमें हड्डियों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी, करीब करीब 270। कितनी होती है, 270। और जो बाल्यावस्था होती है उसमें करीब करीब 350 हड्डियां होती है, बढ़ जाती है हड्डियां, क्या है, बढ़ जाती है। शेषावस्था से ज्यादा बाल्यावस्था में हड्डियां होती है, परंतु किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है, 206 रह जाती है। कारण क्या है, पहले कम थी फिर ज्यादा हुई और फिर एकदम कम हो गई। ये कारण ये हुआ कैसे, क्योंकि इस अवस्था के अंदर क्या होता है, हड्डियां बन रही होती है, नई नई हड्डियों का विकास हो रहा, मांसपेशियों का विकास हो रहा होता है, और यहाँ हड्डियों का विकास हो जाता है लगभग सभी हड्डियां। परंतु इसमें क्या है, बहुत सी ऐसी हड्डियां होती है जो क्या है, अलग अलग एक ही हड्डी से काफी सारी हड्डियां निकली हुई होती है। इस कारण यहाँ हड्डियों की संख्या क्या है, ज्यादा रहती है। और जैसे ही हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो एक अवस्था होती है साइंस में जिसे हम पढ़ते हैं अस्थीकरण। अस्थीकरण का तात्पर्य क्या होता है, दो हड्डियों का आपस में जुड़कर एक हड्डी का निर्माण करना, ही क्या कहलाता है, दो हड्डियां। जैसे मान लीजिए कोई शरीर का अंग है, उस अंग में ऐसे दो हड्डियां निकली है, दो हड्डियां, और आगे चलकर ये हड्डियां क्या है कि आपस में जुड़कर क्या करती है, एक हड्डी का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से बहुत सी हड्डियां जो होती है वो हमारी बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाने के बाद में बहुत सारी हड्डियां अस्थीकरण के कारण क्या हो जाती है, आपस में जुड़कर एक हड्डी का निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अस्थीकरण। और अस्थीकरण हो जाने के कारण ही क्या हड्डियों की संख्या लास्ट में कितनी बच जाती है, हमारी 206 बच जाती है। तो ये बात याद रखना है कि हमारी संपूर्ण विकसित हड्डियों की संख्या कितनी होगी, किशोरावस्था में 206 होगी, बाल्यावस्था शेषावस्था में 270 होती है, और करीबन बाल्यावस्था में 350 हड्डियां होती है। ठीक है ना। तो इसमें अस्थीकरण की प्रक्रिया इसमें पूर्ण हो जाती है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कम होने लग जाती है, क्योंकि कुछ अस्थि पंजर की प्रक्रिया जब होती है ना, इसे अस्थि पंजर की प्रक्रिया कहा जाता है। इसे कहते हैं अस्थि पंजर। जो हमारी अस्थियां होती है वो आपस में जुड़ने लग जाती है, जुड़ना क्या कहलाता है, अस्थि पंजर। और इसमें अस्थि पंजर की प्रक्रिया जब पूर्ण होती है तो इसे हम कहते हैं अस्थीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई, जिसके कारण हमारी हड्डियों की संख्या 206 बच जाती है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे दांतों की। अब मैं आपसे पूछूं कि शेषावस्था में एक शिशु के अंदर कितने दांत होते हैं जन्म के समय? जन्म के समय तो कोई दांत नहीं होता एक शिशु के अंदर। एक शिशु के अंदर शेषावस्था में जन्म के समय कोई भी दांत नहीं होता। तो हम बात करेंगे किशोरावस्था में दांतों की। क्योंकि किशोरावस्था में जब हम दांतों की बात करेंगे तो किशोरावस्था में प्रवेश करने से पूर्व बालक में कितने दांत होते हैं? मैं अब क्या बोल रहा हूं, किशोरावस्था में प्रवेश करने से पूर्व पहले बालक में कितने दांत होते हैं? 27 से लेकर 28 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 27 से लेकर 28 दांत होते हैं। ठीक है ना। किशोरावस्था में प्रवेश करने से पहले बाल्यावस्था के अंतिम समय में बालक के क्या आ जाते हैं? 27 से 28 दांत आ जाते हैं। कितने दांत आ जाते हैं? 27 से 28 दांत उसके आ जाते हैं। ठीक है ना। और किशोरावस्था के अंदर दांत नहीं आते नए, और किशोरावस्था के अंदर दांत नहीं आते नए। बात याद रखना, ये किशोरावस्था में दांत नहीं आते हैं, परंतु किशोरावस्था के अंत में जाकर, किसमें? किशोरावस्था के अंत में जाने के बाद में हमारे अंदर प्रज्ञा दंत का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाता है? प्रज्ञा दंत का निर्माण हो जाता है। प्रज्ञा दंत किसे कहते हैं? हम बोलते हैं ना जाड़। ये जाड़ कितनी होती है? ये 4 होती है। ठीक है ना। प्रज्ञा दंत कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना। अब ये प्रज्ञा दंत 4 होती है, 27 यानी कि 28 तो हमारे कितने क्या होते हैं? दांत होते हैं 4। ये जुड़ने के बाद कितने होंगे? 28 और 4 32। यानी कि इसलिए हम बोलते हैं दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। दांतों की संख्या 32 नहीं होती है, दांतों की संख्या तो केवल और केवल 28 ही होती है। 4 हमारे क्या होते हैं? प्रज्ञा दंत होते हैं, जिसमें हमारी एक होती है अक्कल जाड़, जिसे हम बोलते हैं। इस अक्कल जाड़ होती है ना, ये किशोरावस्था के अंतिम समय में आती है। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था के अंतिम समय में। ये बात भी याद रखना, ये अक्कल जाड़ है वो किशोरावस्था के अंतिम समय में आती है, परंतु ये प्रज्ञा दंत भी सभी के अंदर नहीं आते हैं कंप्लीट। जरूरी नहीं कि
किशोरावस्था के अंत में सभी लोगों के प्रज्ञा दंत आए। सभी लोगों के प्रज्ञा दंत नहीं आते हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि सभी के आए, कहीं तो भी होगा, सभी के नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो ये हम कहते हैं जो ये किशोरावस्था के अंत में जो अक्कल जाड़ होती है ये भी सभी के नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे मांसपेशियों की। किसकी बात करेंगे हम? मांसपेशियों की। मांसपेशियों का देखिए किशोरावस्था में जाने के बाद में मांसपेशियों का विकास कैसा होता है? तीव्र गति से होता है। मांसपेशियों का विकास कैसा होता है? तीव्र गति से होता है और लगभग हमारे शरीर के भार की हमारे शरीर के भार के हिसाब से देखिए क्या होगा इसके अंदर। किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार जो है शरीर के कुल भार का लगभग 45% हो जाता है। जितना हमारा शरीर का भार होगा उस शरीर के भार के बराबर यानी कि 45% तक विकास मांसपेशियों का हो जाता है। किशोरावस्था की समाप्ति में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग 45% हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? 45% विकास हो जाता है। अगर एक बार सीटेट के अंदर प्रश्न आया था कि शेष अवस्था में मांसपेशियों का विकास कितना होता है, तो वो याद रखना 25 से लेकर 30% तक विकास हमारा मांसपेशियों का कब होता है? शेष अवस्था के अंदर। ये सीटेट के अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया था, इसमें पूछा गया था सीटेट में। तो 25 से 30% विकास जो है वो हमारा शेष अवस्था के अंदर मांसपेशियों का हो जाता है और लगभग हमारे शरीर भार की कितनी 45% भार मांसपेशियों का हमारा किशोरावस्था के अंतर्गत हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम कुछ अन्य अंगों की। अन्य अंगों के अंदर क्या होगा? अन्य अंगों की जब हम बात करते हैं तो कि लड़के में लड़कियों की आवाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन हमें नजर आता है। क्या होगा? अन्य अंगों में सबसे पहला होगा आवाज में परिवर्तन। आवाज में परिवर्तन हम देखते हैं कि जो लड़कियों की आवाज जो होती है वो क्या हो जाती है? कोमल व मधुर। बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियों की आवाज सिमिलर होती है, एक जैसी आवाज होती है। हम पहचान नहीं पाते कि लड़का बोल रहा है कि लड़की। परंतु किशोरावस्था में जाने के बाद में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि होती है हमारी, नाम सुना होगा आपने थायराइड ग्रंथि का। इस थायराइड ग्रंथि के प्रभाव के कारण ये ग्रंथि जो है वो हमारी किशोरावस्था में विकसित होती है और इस ग्रंथि के प्रभाव के कारण लड़कों की जो आवाज है वो कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है, कर्कश हो जाती है। कैसी हो जाती है? कर्कश हो जाती है, भारी हो जाती है। और जो लड़कियों की आवाज है वो कैसी होगी? वो कोमल व मधुर हो जाती है। कैसी हो जाती है? कोमल व मधुर हो जाती है। ये किस कारण होता है? थायराइड ग्रंथि के प्रभाव के कारण होता है। और किशोरावस्था में सभी प्रकार की ज्ञानेंद्रियां और हमारी कर्मेंद्रियां क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। और इसी अवस्था के अंतर्गत हमारे शरीर में जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, यौन लक्षणों का प्रारंभ होना, मासिक धर्म का शुरू होना, तो ये सभी क्या है? क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर हमें नजर आने लगते हैं या इस अवस्था के अंदर प्रारंभ हो जाते हैं, शारीरिक विकास के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा शारीरिक विकास किशोरावस्था का। इससे पहले हमने पढ़े किशोरावस्था के उपनाम के बारे में और हमने पढ़ा कि इस किशोरावस्था की शुरुआत किस प्रकार से हुई। हेडो कमेटी ने सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ की थी, परंतु उस चर्चा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? स्टैनले हॉल को जाता है, क्योंकि स्टैनले हॉल ने 1904 के अंदर सबसे पहले एडोलसेंस नाम से एक पुस्तक के अंदर इसका वर्णन किया, इसीलिए इसे किशोरों का लेखक भी कहते हैं। और हमने इसके बारे में, इसके उपनाम के बारे में पढ़ा, इसे वयसंधि काल की अवस्था कहते हैं, कठिन व संघर्ष कठोर, ठीक है, संघर्ष की अवस्था भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे स्वर्ण काल व बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा इसे कल्पना बाहुल्य की अवस्था कहते हैं, इसे दिव्य स्वप्नों की अवस्था भी कहते हैं। शरीर की अगर मैंने शारीरिक विकास की हमने बात की, शारीरिक विकास में हमने लंबाई को पढ़ा, ठीक है, फिर हमने भार को पढ़ा, भार के बाद में हमने सिर व मस्तिष्क को पढ़ा, यानी कि मस्तिष्क का जो विकास है वो इस अवस्था में क्या होता है? पूर्ण होता है। और हमारे मस्तिष्क का भार लगभग पूर्ण होने के बाद में कितना हो जाता है? 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम तक हो जाता है।
फिर हमने पढ़ा दांतों की हड्डियों की संख्या इसमें कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। और दांत जो है वो 27 से 28 दांत हो जाते हैं। और 4 प्रज्ञा दंतों का निर्माण भी इस अवस्था के अंतर्गत होता है। मांसपेशियां जो है वो हमारे शरीर के कुल भार की लगभग 45% भार हमारा मांसपेशियों का हो जाता है। इसके अलावा अन्य अंगों की अगर हम बात करें तो अन्य अंगों के अंतर्गत हमारे शरीर में आवाज का परिवर्तन होना, दाढ़ी मूंछ का आना, यौन लक्षणों का प्रारंभ होना, ये सभी प्रकार के परिवर्तन हमें इस अवस्था के अंतर्गत नजर आने लग जाते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है ये तीव्र विकास की अवस्था होती है। क्या आती है, तीव्र विकास की और तीव्र परिवर्तन की परिवर्तन जो है वो इस अवस्था में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।